नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजन और आज के वीडियो में हम द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने शॉर्ट और ब्रॉड सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है, आपको बस ध्यान से समझना है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इसका समरी अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसके समरी को देख लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर। तो ये जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द चैप्टर द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर इज R.K. नारायण। तो इसके लेखक का नाम है R.K. नारायण। दूसरा क्वेश्चन है, द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर इज इंक्लूडेड इन व्हिच ऑफ द एसेज कलेक्शन ऑफ R.K. नारायण। तो जो कवि है R.K. नारायण, उनके एसेज का एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन का एक पार्ट है द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर। तो उस कलेक्शन का नाम क्या है? द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर इज इंक्लूडेड इन द एसेज कलेक्शन कॉल्ड ए राइटर्स नाइटमेयर ऑफ R.K. नारायण। तो जो एसेज कलेक्शन है जिसमें द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर चैप्टर आता है या फिर उसका पार्ट है, तो उस कलेक्शन का नाम है अ राइटर्स नाइटमेयर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कार इज R.K. नारायण सेटिस्फाइड विथ। तो जो कवि है R.K. नारायण, वो कौन सी गाड़ी पाकर, कौन सा कार पाकर खुश रहेंगे? R.K. नारायण इज सेटिस्फाइड विथ एनी कार दैट प्रोवाइड्स अ सीट एंड हैज 4 व्हील्स इन इट दैट कैन रोल एंड ऑल द अदर फीचर्स आर नीडलेस टू हिम। तो R.K. नारायण के हिसाब से कोई गाड़ी जिसमें बस 4 पहिए हो और एक स्टेयरिंग हो जो घूमता हो चलाने के लिए, बस वही काफ़ी है और दूसरे कोई भी फीचर्स उन्हें ज़रूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कार डज R.K. नारायण ओन। तो जो R.K. नारायण है, कवि हैं इस चैप्टर के, वो किस तरीके का गाड़ी ओन करते हैं, यानी कि कौन से गाड़ी का मालिक है वो? R.K. नारायण ओन्स अ फ्लैशी इम्पोर्टेड कार विच इज़ फुल ऑफ सोफिस्टिकेशन। तो एक इम्पोर्टेड कार वो ओन करते हैं, यानी कि एक इम्पोर्टेड कार के वो मालिक है जिसमें हर तरीके की सुविधाएं दी हुई हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ R.K. नारायण इम्पोर्टेड कार। तो जो उनका गाड़ी है, इम्पोर्टेड कार है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताइए। Some of the special features of R.K. Narayan's imported car are glass raiser button, floating seats, multicolored speedometer, air conditioner, tape recorder, digital alarm and a calculator। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो उनकी गाड़ी में मौजूद है। R.K. नारायण की गाड़ी में एयर कंडीशनर भी है, एक ग्लास को उठाने वाला बटन भी है, सीट्स जो हैं वो भी हिलते हैं वहाँ पे, और स्पीडोमीटर भी है, टेप रिकॉर्डर के साथ साथ डिजिटल अलार्म भी है और एक कैलकुलेटर का भी सुविधा उस कार में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 10 ईयर्स फॉर हाउ मच टाइम डिड R.K. नारायण यूज द एयर कंडीशनर ऑफ हिज कार। तो जो 10 साल उन्होंने कार का इस्तेमाल किया है अपने कार का, उस 10 सालों में कितने समय तक उन्होंने एयर कंडीशनर को चलाया है? इन 10 years, R.K. नारायण used the air conditioner of his car for a total period of 30 minutes। तो जो 10 साल उन्होंने कार को चलाया है, उस 10 सालों में सिर्फ 30 मिनट के आसपास ही एयर कंडीशनर का यूज़ किया होगा उन्होंने। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई डिड R.K. नारायण's ड्राइवर हैव अ हैबिट ऑफ हिटिंग द कार्स विंडो ग्लास विथ हिज आर्म। तो R.K. नारायण का जो ड्राइवर था, उसका एक आदत था कि वो हर बार जो कार का खिड़की होता है उसके ग्लास को हाथ से एकदम पुश करता था। तो ये हैबिट उसका क्यों था? R.K. Narayan's driver had a habit of thrusting his arm out of the window to show right or left turn while driving, and the window glasses were to be closed whenever the air conditioner was on. So the driver used to hit the window glass with an arm habitually. तो R.K. नारायण का जो ड्राइवर है उसका एक हैबिट था कि जो खिड़की का जो ग्लास है उसको नीचे करके वो हाथ निकालता था और लेफ्ट राइट टर्न जो दिखाना होता है ना ड्राइवर को, वो दिखाता था। तो जब एयर कंडीशनर को ऑन करना होता है तो ग्लास को तो बंद करना ही होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इसलिए वो ग्लास बंद किया जाता था, यानी कि वो करते थे, और उसका तो हैबिट बन गया था हाथ निकालने का, तो उसको ध्यान में नहीं रहता था कि जो ग्लास है वो क्लोज्ड है। तो ऐसे ही हाथ को वो पुश करना चाहता था और फिर समझता था कि यार ये तो बंद है, तो ऐसे वो हाथ से पुश करता था ग्लास को, यानी कि धक्का लगता था हाथ से। व्हाई डजंट R.K. नारायण रिग्रेट हैविंग लैक ऑफ ऑटोमोबाइल सेंसिबिलिटी। तो ये जो गाड़ी के बारे में नॉलेज है वो R.K. नारायण को बहुत ही कम है। इसके अलावा वो रिग्रेट क्यों नहीं करते, पछताते क्यों नहीं है कि यार मुझे तो नॉलेज नहीं है, वो प्राउड क्यों है? देखिए, R.K. नारायण doesn't regret having lack of automobile sensibility because he believes that man's ultimate destiny lies in walking। तो R.K. नारायण को कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी दुख नहीं है कि वो ऑटोमोबाइल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, यानी कि अपने कार को ठीक करने के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि जो अल्टीमेट चीज़ है, यानी कि जो मेन चीज़ है, वो चलने में है, कोई गाड़ी में नहीं है। व्हाट इज़ ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू ऑथर। तो ऑटोमोबाइल यानी कि ये सब चीज़ें क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑथर? ऑटोमोबाइल इज़ द मीन्स टू एन एंड। तो इन सब चीज़ों की समाप्ति ही है ऑटोमोबाइल, यही कवि मानते हैं।
अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ पेट्रोल प्राइस हाइक। तो जो पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है इसका परिणाम क्या होगा कवि के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द पेट्रोल प्राइस हाइक विल बाउंड पीपल टू रीडिस्कवर द यूज ऑफ देयर फीट। तो ये जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो लेखक के अनुसार अंत में क्या होगा कि लोग फिर से अपने जो चलने का हैबिट है उसको रीडिस्कवर करेंगे, यानी कि फिर से चलने का हैबिट डालेंगे। What was the most ambitious work that the author had been planning for years? तो वो कौन सा काम है जो पिछले 10 सालों से बहुत ही धैर्य रखकर लेखक इंतजार कर रहे हैं जिसका। The most ambitious work that the author had been planning for years was to write a book entitled The Testament of a Walker. तो लेखक पिछले 10 साल से प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक किताब लिखने का जिसका नाम होगा द टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर। 12th नंबर क्वेश्चन है व्हाट कॉजेस एक्सटेसी इन एवरी ऑटो पंडित। तो जो कार के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं उनको कौन सी चीज़ उत्सुक करती है। द फ्लैशी इंपोर्टेड कार ऑफ ऑथर विच इज़ फुल ऑफ सोफिस्टिकेशन एज वेल कॉजेस एक्सेसिटी इन एवरी ऑटो पंडित। तो जो लेखक का इंपोर्टेड कार है यानी कि जो बाहर से उन्होंने मंगवाया है वो सभी को एकदम उत्सुक कर देता है। What did the author used to do when he couldn't go outside for a walk due to bad weather? तो जब खराब मौसम के कारण कवि बाहर चलने नहीं जा पाते थे तो वो क्या करते थे। When the author couldn't go outside for a walk due to bad weather, he used to walk in his veranda. सॉरी यहाँ पे what लिखा है, ये when होगा। तो जब लेखक बाहर नहीं जा पाते थे खराब मौसम के कारण चलने तो वो अपने वरंदा में यानी कि बैल्कनी में ही कह सकते हैं चलते थे और अपने उस हैबिट को कंटिन्यू करते थे, उस आदत को, चलने के आदत को। इन नारायण्स ओपिनियन व्हाट डज ही लैक। तो कवि के अनुसार, लेखक के अनुसार वो कौन सी चीज़ है जो वो लैक करते हैं यानी कि उनको नहीं आता। इन नारायण्स ओपिनियन ही लैक्स ऑटोमोबाइल सेंसिबिलिटी। तो लेखक के अनुसार वो ऑटोमोबाइल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। व्हाट आर द थिंग्स दैट द ऑथर लूजेस व्हेन ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी कैरिड आउट इन ए गडी कार। तो जब वो अपने इंपोर्टेड कार में या फिर एक बहुत ही खूबसूरत कार में ट्रैवल करते हैं तो वो कौन सी चीज़ लूज करते हैं यानी कि खो देते हैं। Privacy and anonymity are the things that the author loses when he allows himself to be carried out in a goody car. तो गोपनीयता और एक शांत रहने की अवस्था को वो खो देते हैं जब वो कार में निकलते हैं, क्योंकि हर कोई बोल रहा होता है अरे आप हैं क्या, आप हैं क्या, यानी कि हर कोई रिकग्नाइज कर रहा होता है जो ऑथर पसंद नहीं करते हैं। What are the things that author values most? तो कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो कभी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। Privacy and anonymity are the things that the author values. तो एक शांत रहने की अवस्था को और अपनी गोपनीयता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर द ऑथर व्हाट वुड इट फील लाइक टू ट्रैवल इन हिज इम्पोर्टेड कार विदाउट बीइंग नोटिस्ड। तो अपने इम्पोर्टेड कार में ट्रैवल करना और किसी के द्वारा नोटिस ना होना ये कैसा लगेगा ऑथर को। फॉर द ऑथर ट्रैवलिंग इन हिज इम्पोर्टेड कार विदाउट बीइंग नोटिस्ड वुड फील लाइक सिटिंग इन ए हौडा ऑन एन एलिफेंट्स बैक एंड होपिंग नॉट टू बी नोटिस्ड। तो हौडा यानी कि हाथी के पीठ के ऊपर एक चीज़ होता है जिस पे बैठते हैं, उस चीज़ को कहते हैं। तो बेसिकली कभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अपने कार पे बैठे हैं और रिकग्नाइज नहीं हुए किसी के द्वारा। ये ऐसा ही होगा कि वो किसी हाथी के ऊपर बैठे हैं और कोई उन्हें नहीं देख रहा, यानी कि एक इम्पॉसिबल चीज़। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा, तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। उसी तरीके से कभी ये बोल रहे हैं कि अगर वो कार में जा रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई उन्हें नोटिस नहीं करेगा, लोग ज़रूर नोटिस करेंगे। What name does the author propose for his most ambitious work? तो जो बहुत ही मेहनत से अपना काम कर रहे हैं उसका नाम कवि ने क्या रखा है। द नेम दैट द ऑथर प्रपोजेस फॉर हिज मोस्ट एम्बिशियस वर्क इज टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर। यानी कि आप बेसिकली अपनी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो वो लिखने वाले थे, तो उसका नाम वो रखने वाले थे टेस्टामेंट ऑफ ए वॉकर। व्हाट इज द जनरल एक्सक्यूज ऑफ द ऑथर टू अवॉइड पब्लिक एंगेजमेंट्स एंड इन्विटेशंस। तो वो कौन सा साधारण बहाना होता है कवि के लिए कि वो किसी भी निमंत्रण को ठुकरा दे या फिर बोले कि मैं नहीं आ पाऊंगा इस जगह पे। द जनरल एक्सक्यूज ऑफ द ऑथर टू अवॉइड पब्लिक एंगेजमेंट्स एंड इन्विटेशंस वाज टू से दैट ही विल बी अवे एट बैंगलोर, मद्रास और दिल्ली। तो जो साधारण बहाना कवि देते थे कि मैं नहीं आ पाऊंगा इस जगह पे, इन्विटेशन पे या फिर इस मीटिंग पे, वो ये कहते थे कि मैं घर पे नहीं रहूंगा, मैं बैंगलोर चला जाऊंगा, मद्रास या फिर दिल्ली पे चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द ऑथर इज इनडिफरेंट एट द मेंशन ऑफ एनी पेट्रोल हाइक। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कवि ऐसा क्यों मानते हैं कि दूसरों का जो ओपिनियन होता है, मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो उनका ओपिनियन दूसरों से क्यों अलग होता है। द ऑथर इज इनडिफरेंट एट द मेंशन ऑफ एनी पेट्रोल हाइक बिकॉज मैंस अल्टीमेट डेस्टिनी लाइज इन वॉकिंग एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज एंडोड विद अ पेयर ऑफ लेग्स। तो कवि के अनुसार जो पेट्रोल का प्राइस है वो मैटर नहीं करता, जो इंसान का असली किस्मत है कि कहीं पे जाना है तो अपने पैरों से ही जाना है, वही उसका अल्टीमेट डेस्टिनी है। यही कवि बिलीव करते हैं और इसलिए ही भगवान ने पैर दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नारायण हैव टू ड्राइव 100 miles टू एन एक्रीडिटेड वर्कशॉप एवरी टाइम हिज कार रिक्वायर एनी अटेंशन। तो जब भी उनके कार को चेक करवाना होता था तो उन्हें 100 मील क्यों जाना पड़ता था किसी अच्छे वर्कशॉप पे। आर के नारायण हैड अ स्पेशल imported car which was inadvisable to get repaired in any ordinary shop, so he had to drive around 100 miles every time to get his car repaired as the nearest accredited workshop was that much far away। तो क्योंकि आर के नारायण का कार जो है बहुत ही खास इंपॉर्टेंट कार था, महंगा था, इसलिए ये एडवाइस दिया गया था, ये सुझाव दिया गया था उन्हें कि आप किसी भी साधारण वर्कशॉप पे उसे ठीक न कराएं। और जो उनके कार को ठीक करने लायक वर्कशॉप था सबसे करीब वाला, वो था 100 मील दूर, इसलिए जब भी उन्हें ठीक करना होता था अपनी गाड़ी को तो 100 मील ड्राइव करना पड़ता था और जाना पड़ता था उस वर्कशॉप पे। व्हाट मेड द ऑथर फियर दैट ही वुड सून बिकम बैंकक्रप्ट। तो उनका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, ऐसा उन्हें अचानक से कब लगा और क्यों लगा। Author had to go to an accredited workshop, driving around 100 miles to repair his imported car every other week and used to sheed author's savings in a big way. This made the author fear that he would soon become bankrupt. तो जो लेखक का कार था उसे ठीक कराने के लिए हर हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते उन्हें ड्राइव करके तकरीबन 100 मील जाना पड़ता था और उसे ठीक कराना पड़ता था, और बहुत ज़्यादा खर्चा आता था इसमें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेड कार भी है तो हर चीज़ में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इसलिए उन्हें ये ख्याल आया कि ऐसा अगर चलता रहा तो मेरा तो बैंकक्रप्ट ही हो जाएगा। हाउ डिड द ऑथर्स कार्स पार्किंग लाइट गॉट ब्रोकन। तो कवि के जो कार का पार्किंग लाइट है वो कैसे टूट गया। द ऑथर्स कार्स पार्किंग लाइट गॉट ब्रोकन व्हेन टू साइकिलिस्ट कोलाइडेड एंड फेल ऑन द कार व्हिच वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। तो दो साइकिल चलाने वाले आके उनके कार के ऊपर गिर गए थे। जो उनका कार जो था वो हॉस्पिटल के सामने पार्क किया हुआ था और इसी वजह से उनके पार्किंग लाइट जो है टूट गए थे कार के। Which part of the author's car could not ordinarily be replaced? तो कवि के कार का वो कौन सा पार्ट था, कौन सा हिस्सा था जिसे चेंज नहीं किया जा सकता था, रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। द पार्किंग लाइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इम्पोर्टेड कार कुड नॉट ऑर्डिनरी बी रिप्लेस्ड। तो जो लेफ्ट साइड का यानी कि बाई ओर का जो पार्किंग लाइट था वो चेंज नहीं किया जा सकता था। हाउ मच वुड द पार्किंग लाइट ऑफ द इम्पोर्टेड कार कॉस्ट इन द इलाइट शॉप। तो इलाइट शॉप में जो पार्किंग लाइट है उसका कीमत क्या होता। The parking light of the imported car would cost 2000 rupees in the elite shop. तो उस दुकान में यानी कि elite shop में पार्किंग लाइट का कीमत पड़ जाता 2000 रुपये। How according to the author did his friend spend his leisure hours? तो कवि के अनुसार उनका जो दोस्त है वो अपने आराम करने का समय कैसे बिताता था। According to the author, his friend spends his leisure hours with his imported car. तो कवि के अनुसार उनका जो दोस्त है वो अपने आराम करने का समय उसके कार में बिताता था। What did the mechanic decide after examining the damaged part of the author's car? तो जो मैकेनिक था जहाँ पे कवि कार ठीक कराने के लिए लेकर गए थे, उसने जो चेक किया कवि का कार, उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया। After examining the damaged part of the author's car, the mechanic decided that he will fabricate a cover in plastic for the damaged part as only the glass is broken. तो उस मैकेनिक ने चेक करने के बाद, उस डैमेज्ड पार्ट को चेक करने के बाद ये देखा कि सिर्फ ग्लास ही टूटा है, तो वो फैब्रिकेट कर देगा प्लास्टिक से वो जो पार्ट टूटा है उस पे। डिस्क्राइब द ऑथर्स इम्पोर्टेड कार। तो जो कवि का इम्पोर्टेड कार है उसके बारे में आपको बताना है। द कार दैट द ऑथर ओन्ड वाज रियली फ्लैशी एंड फुल ऑफ सोफिस्टिकेशन। द कार हैड अ हैंडल व्हिच वाज मैन्यूवरेबल विद जस्ट अ फ्लिक ऑफ अ फिंगर। द कार आल्सो हैड द फैसिलिटीज लाइक पुश बटन ग्लास रेजर, फ्लोटिंग सीट्स, मल्टीकलर्ड स्पीडोमीटर, एयर कंडीशनर, टेप रिकॉर्डर एंड अ डिजिटल अलार्म विद कैलकुलेटर। तो लेखक जिस कार के मालिक थे वो एकदम सुविधाओं से भरा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था देखने में। जो हैंडल था उस कार में वो मूव किया जा सकता था बस एक उंगली से, और उस कार में एकदम ग्लास को उठाने वाला बटन था अलग से। जो सीट्स थे बैठने के उनको भी मूव किया जा सकता था। एक स्पीडोमीटर था जो मल्टी कलर था यानी कि अलग से रंग थे उसमें। एयर कंडीशनर भी था, टेप रिकॉर्डर भी था, डिजिटल अलार्म और एक कैलकुलेटर का भी सुविधा था मौजूद उसमें। फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द मैकेनिक अवे फ्रॉम द वर्कशॉप एंड वाई। तो कितने समय के लिए वो जो मैकेनिक है अपने वर्कशॉप से दूर था और क्यों था। द मैकेनिक वॉज अवे फ्रॉम वर्कशॉप फॉर 10 weeks ऑन सीक लीव। तो जो मैकेनिक था वो 10 हफ्ते के लिए वर्कशॉप से दूर था, यानी कि वर्कशॉप नहीं आया था तकरीबन 10 हफ्ते के लिए, और सिक लीव पे था यानी कि उसको बीमारी हो गया था इसलिए वो काम पे नहीं आ रहा था। वाई डू यू थिंक द ऑथर रिगार्ड्स हिमसेल्फ ए फेनेटिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉकिंग। तो फेनेटिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर। तो चलने को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर क्यों करते थे कवि, देखिए। The author regards himself a fanatic in the context of walking as he genuinely believes that man's ultimate destiny lies in walking. The author also always followed the habit of walking in the morning and evening
and even during the rainy season he used to walk in his veranda to continue his habit। तो कवि ये मानते हैं कि जो इंसान का किस्मत है वो चलने में ही है, यानी कि भगवान ने पैर दिए हैं तो हमें चलना ही है, ये गाड़ी वाड़ी जो है वो तो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि कवि जो है एक हैबिट को फॉलो करते थे, एक चलने के हैबिट को, वो सुबह शाम चला करते थे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। और जब रेनी सीजन था, यानी कि जब ख़राब हो जाता था मौसम, तो वो अपने वरंदा में भी चलते रहते थे। What advice did author's friend give him? तो कवि के दोस्त ने उन्हें कौन सा सलाह दिया? Narayan's friend advised him not to give up on his car. He suggested Narayan to look for a similar model and buy it at any price, then he could transplant all the necessary parts into his own car. तो कवि यानी कि आर के नारायण के दोस्त ने उन्हें ये सुझाव दिया कि अपने कार को आप मत बेचिए कृपया करके। उनके दोस्त ने उन्हें ये कहा कि जैसा आपका कार है उसी मॉडल का एक सिमिलर दिखने वाला कार आप खरीद लीजिए कोई भी एक कीमत में, उसके बाद उस कार का जो पार्ट है वो आप अपने कार में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नारायण्स ओपिनियन अबाउट हिज ड्राइवर। तो कवि अपने ड्राइवर के बारे में क्या सोचते हैं? In Narayan's opinion, his driver was an old-fashioned one, as he describes that he had an annoying habit of thrusting his arms out to show right or left turn. Due to this habit of him, the windows couldn't be kept closed and hence the air conditioner couldn't be used. तो कवि के अनुसार उनका जो ड्राइवर है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशनड है, यानी कि थोड़ा सा पुराने ज़माने का सोचने वाला इंसान है। और उनके ड्राइवर का एक परेशान कर देने वाला आदत भी है, वो हर बार अपने हाथ को खिड़की से बाहर निकालता था और सिग्नल देता था राइट लेफ्ट। तो क्या करना पड़ता है, जब एयर कंडीशनर चलाना होता है तो उसको बंद करना होता है, तो उसका तो हैबिट बन गया है कि मुझे हर बार हाथ को ऐसे ही निकालना है और लेफ़्ट राइट दिखाना है। तो ग्लास जब क्लोज होता था, एयर कंडीशनर जब ऑन होता था, तब भी वो अनकॉन्शियसली क्या करता था, हाथ को ऐसे ही मतलब बाहर निकालने का कोशिश करता था और धक्का लगता था हाथ का उस ग्लास पे। व्हाट डज द चैप्टर टेस्टामेंट ऑफ अ वॉकर डील विद? तो ये किस चीज़ के बारे में है ये चैप्टर? द चैप्टर टेस्टामेंट ऑफ अ वॉकर डील्स विद द ऑथर्स पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग एन इम्पोर्टेड कार। तो ये चैप्टर कवि का एक कार को ओन करना और उसे मेंटेन करना, इसी चीज़ के बारे में बताता है। डिस्कस द रीजंस फॉर द ऑथर्स इम्पेरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज कार। इम्पेरियस यानी कि इन्फ्लुएंस ना करना, इस चीज़ को दर्शाता है। तो इसका मतलब है कि वो कौन कौन से रीजंस थे जो कवि को कार यूज़ ना करने का इन्फ्लुएंस दे रहे थे, या फिर इन्फ्लुएंस दे रहे थे कि कार को यूज़ ना करे। There were plenty of reasons for the author's impervious attitude towards his car. Firstly, he was always a believer of the fact that man's ultimate destiny lies in walking, and even when he bought the car, he had no interest in any other features like air conditioner, tape recorder, digital alarm, etc., except having a seat and four wheels of the car. The author used to love privacy, and it was almost impossible for him to maintain his privacy while traveling in his car, as it was very flashy and eye-catching for the people. तो वो बहुत से कारण थे जो कवि को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि ये कार को ना ही यूज़ करें हम तो अच्छा है। सबसे पहला कारण तो ये था कि कवि ये विश्वास करते थे कि इंसान का किस्मत चलने में ही है, भगवान ने पैर दिए हैं तो हमें चलना चाहिए। इसके अलावा जो कार की फैसिलिटीज़ हैं उनके कार की, वो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं आती थी। रादर अगर मैं ये कहूँ कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ता था तो सही होगा। उन्हें बस ये चाहिए था कि एक स्टीयरिंग हो कार चलाने के लिए और बस 4 पहिए हों और एक सीट हो। बाकी जो एयर कंडीशनर था, वहाँ पे ग्लास को उठाने वाला बटन था, उसके बाद कैलकुलेटर वगैरह था, कुछ भी चीज़ का ज़रूरत उन्हें नहीं था। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कवि को इन्फ्लुएंस कर रही थी कि इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, इस कार का ही ज़रूरत नहीं है। नरेट द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड नारायण टू डिसाइड टू गेट रिड ऑफ हिज कार। तो आपको बताना है कि वो कौन से सिचुएशंस थे जिन्होंने नारायण को यानी कि कवि को ये बताया कि अब कार को छोड़ देना है। वो डिसाइड कर लिया उन्होंने। कब उन्होंने डिसाइड किया? One day, the author's car was parked in front of a hospital. Two cyclists collided and fell on his car, which damaged one parking lights of the car. The mechanic looked into it and told the author that he would change the cover of the light with plastic and remove the whole light. Later, when the author inquired about the light, he refused to the fact of taking the light away and thus cheated the author. The author was devastated by this whole incident. Sorry, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था. He also felt that someone like him who did not have to go out on a regular basis was not in the need of that kind of a car. That's when he decided to get rid of his car. तो एक दिन क्या हुआ था, कवि का जो कार है वो एक हॉस्पिटल के सामने रखा हुआ था, पार्क किया हुआ था, और दो साइकिल चलाने वाले वहाँ पे कोलाइड हो गए, यानी कि धक्का खाकर उनके कार के ऊपर गिर गए और जो पार्किंग लाइट था उस कार का वो टूट गया. उसके बाद कवि मैकेनिक के पास आए और उसने कहा कि मैं वो चेंज कर दूंगा लाइट को और कुछ प्लास्टिक से कवर कर दूंगा. तो बाद में क्या हुआ, जब कवि इंक्वायरी करने आया यानी कि पूछने आया कि क्या आपने लाइट चेंज कर दिया,
तो क्या हुआ देखिए, वो जो मैकेनिक था उसने इनकार कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये इंसिडेंट के बाद कवि ने ऐसा फील किया कि उनको चीट किया गया है, उस मैकेनिक ने चीट किया है, और उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने डिसाइड ही कर लिया मन ही मन कि मुझे अभी ये कार नहीं रखना है, क्योंकि मैं तो वैसे ही बाहर नहीं जाता हूँ ज़्यादातर, और इस कार को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा ही है और मुझे प्रॉब्लम्स ही हो रहे हैं। तो तभी फाइनली कवि ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इससे छुटकारा पाना है अभी। उसके बाद है व्हाट सीम टू द ऑथर द मोस्ट थॉटलेस थिंग ही हैड डन। तो वो कौन सी चीज़ थी कवि के अनुसार जो उन्होंने बिना सोचे ही कर लिया था। एक्वायरिंग द इम्पोर्टेड कार्ड सीम टू द ऑथर द मोस्ट थॉटलेस थिंग ही हैड डन। तो वो कार को खरीदना, वो कार को ओन करना, वो चीज़ था जो उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के नहीं किया था कवि के अनुसार। लास्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डिड नारायणा यूज इस कार। तो कितने समय तक कवि ने अपने कार को यूज़ किया। नारायणा यूज्ड इस कार फॉर 10 ईयर्स। तो कवि ने 10 साल तक अपने कार को इस्तेमाल किया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो मैंने अरेंज किए थे। अगर आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहा हो, कन्फ्यूजन रहा हो, तो भी मुझे पूछिए। और दूसरे आपको कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर समरी चाहिए मुझे बताइए, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।